एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपूर्वा और आज के वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर का मतलब होता है कि कभी भी कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसे ही हम उस एसिड का एन फैक्टर डिसाइड करते हैं या फिर एन फैक्टर बोलते हैं। जब भी हमें नॉर्मेलिटी की जरूरत पड़ती है, नॉर्मेलिटी बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म है, तो जब भी हम किसी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर हम एक टर्म यूज में लेते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट वेट। और इसी इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने में एन फैक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब एन फैक्टर को समझने के लिए मैंने इसे दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। टाइप 1, जब हमें केवल एक एलिमेंट के एन फैक्टर की बात करनी हो, मतलब केवल एक ही एलिमेंट का अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर पता हो और मुझे उसका एन फैक्टर निकालना हो तो उसे हम टाइप 1 में रख देते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको एक से ज्यादा एलिमेंट का एन फैक्टर कैलकुलेट करना हो तो उसमें आपको टाइप 2 के कुछ रूल्स को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप 1 कि अगर एक ही एलिमेंट का मुझे एन फैक्टर निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले कि आपका जो भी गिवन एलिमेंट हो, अगर वो आयन की कैटेगरी में बिलोंग करता है, आपने देखा कि जो भी गिवन एलिमेंट है वो आयन है, तो आप क्या करेंगे कि जो भी उसका एन फैक्टर है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि उस गिवन एलिमेंट पे कितना चार्ज प्रेजेंट है। जो भी चार्ज होगा वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं Na+ की, तो Na+ का एन फैक्टर होता है 1। अगर हम बात करते हैं Mg+2 की, तो 2 चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से इसका एन फैक्टर कितना होता है 2। अगर हम बात करते हैं Al+3 की, तो 3 चार्ज प्रेजेंट है तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आयन के केस में जितना भी उसका चार्ज है दैट विल बी इक्वल्स टू इट्स एन फैक्टर। नाउ द सेकेंड सब टाइप इज ऑफ सॉल्ट, कि अगर मुझे कभी भी कोई सॉल्ट गिवन है तो उस केस में एन फैक्टर को कैसे निकाला जा सकता है। अगर सॉल्ट है तो बहुत इजी है, आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है कि जो भी केटायन और एनायन पे चार्जेस हैं आपको उनका जस्ट एलसीएम लेना है। जो भी एलसीएम की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एन फैक्टर के इक्वल होगी। तो हम यहां लिख सकते हैं एन फैक्टर किसके इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ चार्ज ऑन केटायन एंड एनायन। अब कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं कि कैसे हम एलसीएम को एन फैक्टर बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है NaCl। आपको पता है कि Na पे चार्ज +1 होता है और Cl पे कितना होता है -1। तो 1 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 1 आएगा, मतलब इसका एन फैक्टर भी कितना होगा 1 के इक्वल होगा। अब आप भी कैलकुलेट करिए MgCl2, तो मैग्नीशियम पे +2, Cl पे -1, 2 और 1 का जो एलसीएम होता है वो 2 आता है, तो एन फैक्टर भी कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो आप भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें Al2SO4 होल थ्राइस, तो यहाँ पर Al पे जो चार्ज होता है वो +3 होता है, SO4 पे चार्ज -2 होगा, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आने की वजह से जो एन फैक्टर होगा वो भी कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, केटायन और एनायन पे जो भी चार्ज प्रेजेंट था उस चार्ज का मैंने एलसीएम लेकर के एन फैक्टर को कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट
सब टाइप एंड दैट इज एसिड। अब देखो, एसिड के लिए हमें कभी भी एन फैक्टर निकालना है तो हमें चेक करना है कि वो कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, बट मोस्टली हर केस के अंदर आपको क्या करना है, वो कितने हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस कर सकता है वो चीज चेक करनी है। तो व्हाट आई कैन राइट हियर, नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस्ड। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि एक एसिड जितने भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है उसे हम एक और टर्म से भी डिफाइन करते हैं एंड द टर्म इज बेसिसिटी। एक एसिड की बेसिसिटी का मतलब होता है कि वो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो इसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस्ड। अब अगर मैंने कभी भी किसी एसिड की बेसिसिटी को डिफाइन किया तो उसको हम यहाँ पर 2 से 3 टाइप में फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी होती है वो होती है उन एसिड्स की जो एक H+ प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट कैटेगरी इज मोनोबेसिक एसिड। सेकेंड आता है यहाँ पर डाइबेसिक एसिड, मतलब वो सारे एसिड जो कि 2 H+ प्रोड्यूस करे। और जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पर पॉलीबेसिक एसिड, मतलब ऐसे सारे एसिड्स जो कि 2 से ज्यादा H+ को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम मोनोबेसिक का एग्जांपल लें तो HCl, HNO3, these will be example of मोनोबेसिक एसिड। और ये कितने H+ प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 H+। डाइबेसिक मतलब 2 H+, और एग्जाम्पल हो सकता है H2SO4, H2CO3, ये सारे एग्जाम्पल्स डाइबेसिक एसिड के होंगे। पॉलीबेसिक मतलब मोर देन 2 H+, अगर 2 से ज्यादा H+ प्रोड्यूस होते हैं तो वो पॉलीबेसिक की कैटेगरी में आ जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है फॉस्फोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनको देख करके आप डायरेक्टली एन फैक्टर के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही आप उनका एन फैक्टर डिसाइड करते हैं। तो आइए हम एक एक करके सारे केसेस को डिस्कस करते हैं। अगर सबसे पहले बात करी जाए ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, एक यहाँ पर बात करी जाए H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। तीनों ही एसिड्स को देख करके ऐसा लग रहा है कि इन तीनों एसिड की बेसिसिटी 3 होनी चाहिए, राइट। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि इन तीनों के जो स्ट्रक्चर्स है उस स्ट्रक्चर की वजह से ये तीनों एसिड अलग अलग नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करते हैं। जब हम इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फर्स्ट यहाँ पर हमें P डबल बॉन्ड O तो सब में कांस्टेंट यूज में लेना ही है, तो हम यहाँ पर P डबल बॉन्ड O ड्रॉ कर देंगे तीनों केसेस के लिए। अब नेक्स्ट आपको हर केस में अगर यहाँ पर एक ऑक्सीजन चला गया, मतलब एक ऑक्सीजन बच रहा है, जितना भी रिमेनिंग ऑक्सीजन होगा उसे आप हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके OH बॉन्ड बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर एक OH बनेगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 OH बॉन्ड बनेंगे और इस केस के अंदर 3 OH बॉन्ड बनेंगे। अब जो भी रिमेनिंग हाइड्रोजन है, लाइक यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिमेनिंग है, सो दे विल बी डायरेक्टली बॉन्डेड। यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमेनिंग है और इस केस के अंदर तो एक भी हाइड्रोजन रिमेनिंग नहीं होगा।
सो व्हाट आई कैन से कि जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है वही यहाँ पर बेसिसिटी अब जनरेट करेगा। मतलब इस वाले केस के लिए बेसिसिटी की वैल्यू 1 आएगी, इस वाले केस में 2 OH बॉन्ड होने से बेसिसिटी की वैल्यू 2 आएगी, और इस केस में बेसिसिटी की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं, 3 के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये वो केसेस हो गए जहां पर हम डायरेक्टली एसिड का फॉर्मूला देख करके उसकी बेसिसिटी को नहीं डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज बोरिक एसिड, दैट इज H3BO3। और sometimes boric acid is also written as BOH whole thrice। तो हमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि BOH whole thrice है इसका मतलब कि ये एक बेस है, नो, ये बोरिक एसिड का ही एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो अगेन हमें 3 हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन की वजह से इसकी बेसिसिटी आपको भी 3 लग सकती है, बट इसकी जो बेसिसिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है। और वो इसलिए क्योंकि ये एक ऐसा एसिड है जो अपना H+ तो रिलीज नहीं करता है, बट ये वाटर से एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है। तो जो एक H+ है वो किससे एक्सेप्ट किया, इसने वाटर से एक्सेप्ट किया, और उसी की वजह से इसकी जो बेसिसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। एक और एग्जांपल की हम यहाँ बात कर लेते हैं, CH3COOH, जिसका नाम होता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की भी जो बेसिसिटी है वो हमें 4 लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हैं, बट इसकी भी बेसिसिटी हम कितनी लेकर के चलते हैं, 1 लेकर के चलते हैं, राइट। तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिन्हें हम बहुत हमेशा याद रखने वाले हैं, क्योंकि इन केसेस में जनरली मिस्टेक्स हो जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हम हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि एक एसिड की जो बेसिसिटी है वो उसके एन फैक्टर के इक्वल ही होगी, या फिर मैं ऐसा बोलूं कि मान लीजिए मुझे किसी एसिड की बेसिसिटी पता है तो वही उसका एन फैक्टर हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो इसे हम यहाँ पर समझते हैं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। जैसे कि हम एक एसिड लेते हैं H2SO4, जिसकी रिएक्शन हमने करवाई NaOH के साथ। जब ये रिएक्शन होगी तो पॉसिबिलिटी है कि H2SO4 का एक ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो, और अगर एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा तो क्या बनेगा, NaHSO4, राइट। अगर H2SO4 की रिएक्शन NaOH से होती है, और अगर ये यहाँ पर Na2SO4 बनाता है, राइट, तो इस केस के अंदर तो हम देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गए, जबकि इस केस के अंदर कितना हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ, 1 हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि लग तो रहा है कि जो बेसिसिटी है वही एन फैक्टर होगा, बट ऐसा हुआ क्या, नहीं। Now comes the next category of base, and that is our 4th subtype। जब भी हम किसी बेस के लिए एन फैक्टर निकालते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो बेस वाटर में जाने पर कितने हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज कर रहा है, और जितने भी हाइड्रोक्साइड आयन्स रिलीज होंगे उसे हम बेस की एसिडिटी बोल सकते हैं। जैसे एसिड के लिए बेसिसिटी होती है, वैसे ही बेस के लिए हम क्या टर्म यूज में लेते हैं, एसिडिटी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड, और इसे ही हम जनरली किससे डिफाइन कर देते हैं, एसिडिटी से डिफाइन कर देते हैं, कि एक बेस की एसिडिटी ही उसका एन फैक्टर होती है। अगेन जनरली ऐसा बोला जा रहा है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है। तो एसिडिटी को हम यहाँ पर 3 फैक्टर्स में या फिर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर देंगे। सबसे पहला होगा
मोनो एसिडिक बेस कैटेगरी नंबर 1, सेकेंड होगा डाई एसिडिक बेस दैट इज टाइप 2, और नेक्स्ट होगा पॉली एसिडिक बेस। किसी अगर कोई बेस मोर देन 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो मोनो एसिडिक के केस में यहाँ पर 1 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा, डाई एसिडिक के केस में 2 हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होंगे, पॉली एसिडिक के केस में मोर देन 2 हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। अब जब एक बार आप ये तीनों डिफाइन कर देते हैं तो एग्जाम्पल्स क्या क्या लेंगे आप? NaOH, अगर एक हाइड्रोक्साइड है मतलब इसका एन फैक्टर 1 होगा। KOH, इसका भी जो एन फैक्टर है वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। सेकेंड डाई एसिडिक के केस में MgOH होल ट्वाइस या फिर CaOH होल ट्वाइस, 2 हाइड्रोक्साइड की वजह से यहाँ पर एन फैक्टर हम 2 कंसीडर करेंगे। अब कोई ऐसा एग्जांपल है लाइक FeOH होल थ्राइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड या फिर अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर जो एन फैक्टर होगा वो हम 3 लेकर के चलेंगे। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे, कुछ कॉमन केसेस थे। ये जो सारे केसेस हैं ये कुछ कॉमन केसेस हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी भी एसिड के लिए जो उसकी एसिडिटी होगी वही उसका एन फैक्टर हो। सेम चीज हम बेस के एसिड के केस में डिस्कस अभी कर चुके थे, राइट? तो यहाँ पर भी हम एक नोट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एसिड लिया जाए ZnOH होल ट्वाइस, इसकी हम अलग अलग केसेस से रिएक्शन करवाएंगे। तो एक बार HCl से करवाए, दूसरी बार भी HCl से ही करवाएंगे, बट प्रोडक्ट्स अगर देखे जाए तो प्रोडक्ट्स अलग अलग होंगे। लाइक एक में प्रोडक्ट है ZnOHCl और दूसरे केस में जो प्रोडक्ट है वो होगा ZnCl2 प्लस H2O। तो इस केस के अंदर जो एन फैक्टर है वो 1 आ गया, जबकि इस केस के लिए जो एन फैक्टर है वो 2 आ गया। तो आई गेस अभी आपको वापस से लिखवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे एसिड में बेसिसिटी ही हमेशा एन फैक्टर को नहीं डिसाइड कर सकती, उसी तरीके से एक बेस के लिए उसकी एसिडिटी ही हमेशा एन फैक्टर को डिसाइड नहीं कर सकती है। अब हम टाइप 1 के लास्ट सब टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। अब हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम 2 बहुत ही कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक तो है KMnO4 और दूसरा है K2Cr2O7, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो our fifth type is oxidizing agent and reducing agent। कभी भी किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट का जो एन फैक्टर होता है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे वही उसका एन फैक्टर कहलाता है। अगर हम बात करें KMnO4 की, तो KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +7 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर इसकी 3 पॉसिबिलिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो है एसिडिक मीडियम में। सेकेंड पॉसिबिलिटी हम यहाँ पर बात करेंगे न्यूट्रल मीडियम में, और थर्ड पॉसिबिलिटी है यहाँ पर इसकी बेसिक मीडियम में। एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक, राइट? एसिडिक मीडियम में मैग्नीज +2 स्टेट में चला जाता है। तो अगर हमें यहाँ पर इसका एन फैक्टर कैलकुलेट करना है तो एन फैक्टर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन।
7 माइनस 2 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर इसका n फैक्टर जो होगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर केवल एक मैग्नीज प्रेजेंट है, इस वजह से 5 into 1 विल बी 5 ओनली। सेकेंड, अगर हम न्यूट्रल की बात करते हैं तो न्यूट्रल में ये बन जाता है MnO2। ठीक है, अगर MnO2 बनेगा तो उस केस के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे +4 आ जाने की वजह से जो इसका n फैक्टर होगा 7 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या ये चीज आपको क्लियर है? अगर हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं तो नेक्स्ट केस में बन जाता है MnO3, और MnO3 में जो मैग्नीज होगा वो +6 में जाएगा, तो जो इसका n फैक्टर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्योंकि 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 6 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा हमने यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट के लिए एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में n फैक्टर कैलकुलेट कर लिया है। अगर हम बात करते हैं K2Cr2O7 की, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए जनरली हम इसको एसिडिक मीडियम में ही कैलकुलेट करते हैं। तो एसिडिक मीडियम का केस बहुत कॉमन है, तो हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर क्रोमियम की स्टेट देखी जाए तो वो है +6 से +3 में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन चेंज कितना होगा, 3। बट यहाँ पर 2 क्रोमियम प्रेजेंट है, तो हम n फैक्टर कैसे निकालेंगे, 3 into 2, so n फैक्टर इज गोइंग टू बिकम 6। Now students, we are going to discuss some of the example of type 2. टाइप 2 में एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर हमें 3 सब टाइप्स डिस्कस करने हैं। फर्स्ट सब टाइप है कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं या तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा या फिर उनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं Cu2s की, तो Cu2s ब्रेक होगा Cu+2 + SO2 में। अगर यहाँ कैलकुलेट किया जाए तो जो कॉपर है उस पे चार्ज कितना है, +1, सल्फाइड पे -2, यहाँ पे कॉपर पे +2 और इधर जो सल्फर है उस पे चार्ज कितना है, +4। ठीक है, तो अगर यहाँ हम चेक करें तो ये +1 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये जो है -2 से +4 में जा रहा है, मतलब इसका भी क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हमें n फैक्टर कैलकुलेट करना है, +1 से +2 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस, और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 कॉपर है, तो यहाँ पर इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा, 2। सेकेंड केस की बात करें तो -2 से +4 में जा रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं। क्योंकि सल्फर का एक ही एटम है तो हम लिख सकते हैं 6 into 1 दैट इज गोइंग टू बी 6। ठीक है, तो जब ऐसा केस हो कि दोनों ही एलिमेंट का या तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या फिर दोनों ही एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, तो n फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों के n फैक्टर को ऐड करना होगा। तो मान लीजिए ये n1 है और दूसरा वाला n2 है, तो हम लिख सकते हैं 2 + 6 एंड दैट विल बी 8। मतलब इस रिएक्शन के लिए जो n फैक्टर की वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, 8 के इक्वल होगी। राइट, नाउ अगर हम सेकेंड टाइप की बात करते हैं तो उसमें हम ऐसा देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ one element decreases and other increases। एक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इंक्रीज होगा, एक का डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं Fe2S3 और ये हमें दे रहा है FeO + SO2। यहाँ पर Fe पे चार्ज आएगा +3, S पे आएगा -2, इस Fe पे चार्ज आएगा +2 और इस सल्फर पे जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, +4 के इक्वल होगा। अब चेंज अगर देखें तो +3 से +2 डिक्रीज, -2 से +4 इंक्रीज, मतलब ये इसी की इसका एग्जाम्पल है। अब
यहाँ पर हम चेंज देखेंगे, +3 से +2 1 इंटू 2 आयरन होने की वजह से जो N1 होगा वो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। सल्फर की अगर बात करते हैं तो सल्फर यहाँ पर -2 से 4 में जा रहा है। -2 से 4 मतलब यहाँ पर जो चेंज है वो 6 का होगा। 6 इंटू 3 करेंगे क्योंकि 3 सल्फर एटम्स हैं, तो 6 इंटू 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 18। जैसे कि दोनों इंक्रीज या दोनों डिक्रीज में आप ऐड कर रहे थे, वैसे ही इस केस के अंदर आप क्या करेंगे, N1 प्लस N1 माइनस N2 कर देंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसका हम इस तरीके से मैग्नीट्यूड लेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि जो भी वैल्यू है 2 माइनस 18, सो इट इज गोइंग टू बी 16। तो सेकेंड जो केस है इसके अंदर गिवन इक्वेशन का जो भी हमारी गिवन इक्वेशन थी उस गिवन इक्वेशन का एन फैक्टर कितना आएगा, 16 आएगा। अब हम लास्ट केस की बात कर लेते हैं। अगर कोई रिएक्शन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसी रिएक्शन जिसमें एलिमेंट जो कि रिएक्टेंट में प्रेजेंट है वो प्रोडक्ट में एक बार तो ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक बार रिड्यूस हो रहा है, उसे हम क्या बोल देते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कैलकुलेट करें P4 प्लस NaOH प्लस H2O एंड दैट गिव्स PH3 प्लस NaH2PO2। अब इस केस में अगर फास्फोरस की यहाँ स्टेट हम कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी, 0। PH3 में कैलकुलेट करें तो यहाँ कितनी आएगी इसकी स्टेट, -3। यहाँ अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो क्योंकि Na पे +1 होता है तो NaH जो H2PO2 होगा इस पे कितना चार्ज आएगा, पूरे पे -1, ऑक्सीजन पे -4, हाइड्रोजन पे +2। तो यहाँ पे जो फास्फोरस होगा उस पे चार्ज आ जाएगा +1, सो दैट इसका जो रिजल्टेंट है वो कितना रहे, -1 रहे। मतलब फास्फोरस एक बार 0 से -3 जा रहा है, रिडक्शन, 0 से +1 जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। अब हम देखते हैं कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब 0 से -3 पे चलेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 3 इंटू रिएक्टेंट साइड में 4 एटम्स होने की वजह से 3 इंटू 4 कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। जब P4 से हम चलते हैं इस वाले फास्फोरस पे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो 0 से +1 है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, तो 1 इंटू फास्फोरस कितने हैं, 4, तो हम लिख देंगे इंटू 4। तो यहाँ पर जो N2 है उसकी वैल्यू आ जाती है हमारी 4। तो N अगर यह कैलकुलेट किया जाए तो N बनेगा हमारा N1 इंटू N2 अपॉन में लिखते हैं हम N1 प्लस N2। कभी भी किसी भी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए आपको इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू हम लिख देंगे 12, इंटू लिखेंगे हम 4 और अपॉन में कितना लिखेंगे हम, 12 प्लस 4 दैट इज 16। तो ये यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, ये 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो यहाँ पर जो भी n फैक्टर निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। तो ये हम सारे n फैक्टर के केसेस को कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।